बीते कुछ सालों से लोक भाषा में कविता एवं समसामयिक परिस्थितियों में लेख लिखने का सिलसिला जारी किया। समय समय पर व्हाट्सएप एवं फेसबुक के माध्यम से आप तक उन्हें भेजता रहा, किंतु अभी से यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो विषय वस्तु है उसे भेज रहा हूँ। विषय वस्तु है मुस्कुराता अतीत, मायूस वर्तमान एवं सिसकिया लेता तराई का भविष्य। 3 चरणों में लिखा गया। प्रथम चरण है तराई की राजनीति, एक संघर्षशील सफर। आज़ादी के बाद तराई 3 विधानसभा क्षेत्रों में बटा था। विधानसभा क्षेत्र त्योंथर, गढ़ी एवं सिरमौर। नए परिसीमन के बाद गढ़ी विधानसभा क्षेत्र का अस्तित्व समाप्त कर दिया गया। पूरे देश में कांग्रेस का वर्चस्व था। जो भी कांग्रेस पार्टी से लड़ा प्रायः जीता, किंतु उस दौर में भी रीवा की राजनीति में विपक्ष कमज़ोर नहीं था। धीरे धीरे कांग्रेस से इतर दल भी संघर्ष के सहारे अपनी जड़ें जमाने लगे। विंध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश में विलय के बाद सिरमौर से सोशलिस्ट पार्टी के कद्दावर नेता पंडित यमुना प्रसाद शास्त्री एवं त्योंथर से महावीर सोलंकी दमदार राजनीति के पुरोधा बने। शास्त्री जी चुनाव भी जीते, किंतु महावीर सोलंकी कई चुनाव कम वोटों से हारते गए। बाद के परिसीमन में विधानसभा क्षेत्र गढ़ी को समाप्त कर दिया गया। कालांतर में सन 1972 में सिरमौर से श्री राजमल पटेल कांग्रेस के विधायक एवं त्योंथर से जनसंघ पार्टी के नेता श्री त्रिवेणी प्रसाद मिश्र विधानसभा का चुनाव जीते, किंतु श्री मिश्र का असामयिक निधन हो गया। इमरजेंसी के बाद 1977 में गठित जनता पार्टी से संबद्ध उभरते हुए नेता श्री सीता प्रसाद शर्मा से सिरमौर से एवं त्योंथर से श्री राम लखन सिंह जनता पार्टी के प्रत्याशी बने, लेकिन चुनाव हार गए। श्री सीता प्रसाद शर्मा चुनावी फतह हासिल कर प्रदेश सरकार के मंत्री बने। उनके उत्तराधिकारी के रूप में श्री राम लखन शर्मा सिरमौर क्षेत्र में गहरी पैठ बनाई और कई बार चुनाव जीतकर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। त्योंथर से श्री उसेन निवास तिवारी एवं रमाकांत तिवारी तथा सिरमौर से श्री राजमल पटेल दीर्घ अवधि तक कई महत्वपूर्ण पदों में रहकर प्रदेश की राजनीति में धमाकेदार उपस्थिति से प्रदेश और देश की राजनीति में तराई को विशिष्ट पहचान दिलाया। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना एवं उद्भव के बाद श्री भीम सिंह को बहुजन समाज पार्टी का पहला और इकलौता सांसद चुना गया, जो तराई के निवासी रहे। आज़ादी के बाद लगभग 5 दशक तक राजनीति के मायने ही कुछ और थे। उस दौर के तराई क्षेत्र के सभी नेता चाहे सत्ता में रहे हों चाहे विपक्ष में, क्षेत्रीय विकास के लिए संघर्ष की राह पकड़कर गांव गली तक राजनीतिक चेतना जगाई, पिछड़ेपन को दूर करने के लिए आवाज़ बुलंद किया, हाथ में झंडा उठाया। नौकरशाही पर नकेल कसने के लिए इस अंचल की राजनीति हरदम हमलावर रहा करती थी। धरना एवं प्रदर्शन जनहित के लिए अस्त्र रहे। वर्तमान में नौकरशाही जनहित की उपेक्षा कर रही है। राजनीतिक आवाज़ें चुप जैसी बैठी हैं। राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता दफ्तरों की दमनकारी नीतियों के विरुद्ध जंगी आंदोलन के बजाय दुआरदारी में लिप्त हैं। यदि कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति अथवा राजनीतिक कार्यकर्ता थोड़ा भी अस्वस्थ हो जाए अथवा दुर्घटनाग्रस्त हो जाए तो दुआरदारी का सत्कार पीड़ित द्वारा कराए गए इलाज से भी ज़्यादा कीमती होता जा रहा है। दोनों पक्ष का समय, श्रम एवं पैसा फिजूल खर्ची में जा रहा है, लेकिन सोशल मीडिया की सुर्खियां बटोरने की प्रतिस्पर्धा के चक्कर में सामाजिक एवं राजनीतिक राहें भटकाव की ओर है। इतने समय, श्रम और पैसे से जनहित के लिए किए गए संघर्ष से राजनीतिक व्यक्तियों को स्थायी
शोहरत सोशल मीडिया की कागजी सुर्खियों से कई गुना ज़्यादा हितकारी होंगी, क्योंकि कोरी शोहरत कभी राजनीतिक हित में परिवर्तित नहीं हो सकती। हालात ये हैं कि यदि गरीब अस्वस्थ हो जाए और उसके परिजन राजनीतिक प्रतिनिधियों के समक्ष समस्या लेकर गिड़गिड़ाता हुआ पहुंच जाए तो लगभग 90% पदों पर आसीन राजनीतिक कार्यकर्ताओं एवं निर्वाचित प्रतिनिधियों की हालत ये है कि प्रथमतया उनकी मुलाकात ही संभव न हो सकेगी। यदि 1500 की मदद मांग ली जाए तो बाद में मिलने का आश्वासन, चिकित्सकों से रक्त और दवाइयों जैसी ज़रूरतों की सहायता की अपेक्षा जाहिर करने पर चिट में नाम लिख कर देने का बहाना बना दिया जाता है। इसके बदले स्वस्थ होने पर 100 किलोमीटर दूर जाकर कुशल क्षेम जानने के लिए 1000 रुपये का डीजल फूंकने के लिए होड़ मची है, जबकि क्षेत्र में दीन दुखियों और बेसहारों के कई मोहल्ले बसे हैं जहां आज भी झरने का पानी पी रहे हैं। आवागमन की सुविधा है, स्वास्थ्य केंद्र स्वयं बीमार हैं, स्कूलों में शिक्षक नहीं हैं, राशन कार्ड नहीं है, समग्र आईडी बनी नहीं है, गरीबों का राशन डकारा जा रहा है, जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से अनेकानेक गरीब वंचित हैं, पंचायतों में करोड़ों का भ्रष्टाचार जिसके माध्यम से हितग्राहियों का हक छीना जा रहा है। यदि उन बस्तियों पर नज़र डाली जाए तो वस्तुतः उनका कुशल क्षेम पूछा जाए तो राजनीति सामाजिक उन्नति का सशक्त माध्यम बन जाएगी और एक अटूट विश्वास भी जनमानस के बीच पैदा हो जाएगा। एक प्रसिद्ध रचनाकार की पंक्तियां हैं, उस शख्सियत को ढूंढना उस राह में हरदम जहां पे दर्द की बस्ती कोई नजर आए। सत्ता पक्ष मदमस्त है, सरकारी तंत्र निरंकुश है, पक्ष एवं विपक्ष एक समान जैसी भूमिका में है। नौकरशाही जनहित की उपेक्षा भ्रष्टाचार एवं वित्तीय अनियमितता में उतारू है। यदा कदा कांग्रेसियों की ओर से धरना आंदोलन देखे सुने एवं समाचार पत्रों में पढ़े जाते हैं, किंतु अन्य विपक्षी दलों के छत्रप एवं छुटभइये बहुत ही कम नजर आते हैं। राजनीतिक दल हमेशा नीति पर राज करने के पक्षधर रहा करते थे, शासकीय अमला भी उसी के अनुसार व्यवहार करता था, किंतु वर्तमान में नौकरशाही द्वारा राज करने के लिए नीति की व्याख्या की जा रही है। फिर भी ऐसी विसंगतियां हो भी क्यों न, लोकतंत्र एवं जनतंत्र के ऊपर वर्तमान समय में धनतंत्र हावी होता जा रहा है। संघर्ष की राजनीति को कूड़ादान समझा जा रहा है। राजनीति का निष्ठावान कार्यकर्ता 365 दिन में लगभग 300 दिन, 24 घंटे में लगभग 12 घंटे प्रतिदिन चिलचिलाती धूप में, कड़ाके की ठंड में एवं भरी बरसात में समाज एवं राजनीति के लिए समय खपाता, धन लगाता एवं संघर्ष करता है। जबकि 62 वर्ष की आयु तक नौकरशाह शासन द्वारा दी जा रही वेतन सहित सकल उपलब्धियों से प्राप्त आय से सैकड़ों एवं हजारों गुना काली कमाई अर्जित कर अहंकार में इस कदर डूब जाता है कि सेवानिवृत्त होते ही राजनीति में जगह बनाने के लिए एकाएक झम्म से कूद पड़ता है। समाज का जागरूक घटक भी ऐसे स्वयंभू राजनीतिक समाज सेवियों की चमाचम गाड़ी एवं लपालप कुर्ता देखकर अपने गले का अंगोछा उतार कर अगवानी करता है। विभिन्न आर्थिक आरोपों के कारण गाली खाने वालों के गले में फूल माला लाद दिए जाते हैं। बड़े कारोबारी भी धन बल के सहारे राजनीतिक जंग के लिए ऐसे अवसरों का लाभ उठाने हेतु तनिक भी चूक नहीं करते। यह सब देखकर संघर्ष की राजनीति सुषुप्त अवस्था में पहुंच जाती है। ऐसे में क्यों बने कोई संघर्ष का पक्षधर। कभी कभी राजनीति में राई को पहाड़ बनते देखा गया है, लेकिन राजनीतिक एंट्री के बाद पहाड़ समझने वाले नौकरशाहों को राई बनने में देर भी नहीं लगती। ऐसे मौकापरस्त बालू से तेल निकालने के चक्कर में चंद दिनों में ही गधे की सींग भी हो गए हैं। यह परिस्थितियां तराई भर की नहीं बल्कि यह ट्रेंड व्यापकता ग्रहण कर रहा है। यह सही है कि तराई की स्थितियां कई मायने में बिल्कुल भिन्न है। एक तो प्रयागराज और बांदा की सीमा से जुड़ा हुआ है, जिसके कारण गंगा यमुना सरस्वती के पवित्र संगम की पवित्रता का प्रभाव भले ही क्षेत्र में न पड़ता हो, किंतु अपराध भरी गंदगी के छींटे से प्रायः तराई का दामन दागिल अवश्य हो जाता है। जिला मुख्यालय से लगभग 70 किलोमीटर दूर होना भी भिन्नता का एक प्रमुख कारण है। छात्र राजनीति उजड़ चुकी है।
राजनीति जनहित के बजाय वोट के नफा नुकसान पर आधारित है। यही तराई है जहां पर इलाके की टमस और बेलन नदी के बाढ़ की विभीषिका से बचने के लिए लगभग 1 सैकड़ा चारपहिया वाहन के साथ दिग्गज नेता श्री उदय निवास तिवारी तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष द्वारा उत्तर प्रदेश के नारीवारी के पास बेलन नदी के किनारे गरगटा गांव में किए गए आक्रामक आंदोलन से उत्तर प्रदेश प्रशासन के छक्के छूट गए थे। अपने विधायकी अवधि में श्री रमाकांत तिवारी एवं तत्कालीन विधायक श्री राम लखन सिंह द्वारा जवा एवं त्योंथर में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ दिन के साथ ही रात भर धरना में बैठकर प्रशासन को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया था। सिरमौर के तत्कालीन विधायक श्री राम लखन शर्मा ने डभौरा से लगभग 25 किलोमीटर दूरस्थ गांव ओबरी में सत्याग्रह करके जिला प्रशासन के सभी अधिकारियों को जन समस्याओं के निराकरण करने के लिए ओबरी गांव में काली रात गुजारने के लिए मजबूर कर दिया था। संघर्ष के पदचिन्हों पर चलने से हो सकता है कि किसी संघर्षशील एवं जुझारू राजनीतिक कार्यकर्ता को निर्वाचित राजनीतिक प्रतिनिधि बनने का अवसर न मिले, किंतु जननायक मिलने का अवसर कोई छीन ही नहीं सकता। और अंत में कलम का काम है सच्चाई को उजागर करना। आघात लगे जिसको पढ़ना ही छोड़ दे। यदि आपको यह लेख पसंद हो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपका अपना शिव बालक पांडे, जवा रीवा, मध्य प्रदेश।